अरे, तो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, याद है किसी को? हाँ, पार्चुरेशन के बारे में बताना था। देखो क्या होता है, पार्चुरेशन एक हार्मोनल प्रोसेस है। एक बार जब गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट हो जाता है, इस समय जो बच्चा होता है उसका वेट होता है करीब करीब 3 किलोग्राम। इंडिया में 2.5 भी हो सकता है। और नॉर्मली ना बच्चे का सिर नीचे होता है, पैर ऊपर होते हैं, और डिलीवरी के समय पहले सिर बाहर आता है। इसको हम ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन कहते हैं। ऑक्सीपिटल बोन है ना ये यहाँ, और ये एंटीरियर साइड है, ये पहले बाहर आएगी। और ये प्लेसेंटा है जिससे कि फीटस अटैच होता है मायोमेट्रियम के एंडोमेट्रियम के साथ। और करीब 3 kg इसका जो वेट होता है। इस दौरान क्या होता है कि जब गेस्टेशन पीरियड पूरा हो गया होता है, जो करीब करीब 8.75 महीने के आसपास होता है, तो व्हेन द गेस्टेशन पीरियड इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, तो हाइपोथैलेमस जो है वो पिट्यूटरी पे जीएनआरएच गिराना कम कर देता है, जिसकी वजह से पिट्यूटरी से एलएच निकलना बंद हो जाता है। एलएच जब कॉर्पस ल्यूटियम पे नहीं गिरता है तो कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट होने लगती है। इधर प्लेसेंटा पे भी नहीं गिर रहा है वो, तो इसकी वजह से क्या होता है, अब ब्लड में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल गिरने लगता है। तो प्रोजेस्टेरॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्लड अब गिरने लगता है। इसकी वजह से मायोमेट्रियम में एक्टिविटी बढ़ने लगती है। आपको तो पता ही है कि मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शंस को कौन रोक के रखता है, प्रोजेस्टेरॉन। और अब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल गिर रहा है तो मायोमेट्रियम की एक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ने लगती है। और जो मायोमेट्रियम की एक्टिविटी बढ़ने लगती है उसमें तो एक्टिविटी ऑफ द मायोमेट्रियम नाउ इंक्रीजेस। अब तक बिल्कुल शांत था मायोमेट्रियम। इधर प्रोजेस्टेरॉन के दम पे ही जिंदा थी डेसिडुआ, जिससे कि प्लेसेंटा भी बनती है। डेसिडुआ मतलब वो हिस्सा जिसमें ये प्लेसेंटा चिपकी हुई है ना। तो अब डेसिडुआ भी ड्राई होने लगती है, और डेसिडुआ के ड्राई होने की वजह से प्लेसेंटा की जो ग्रिप है डेसिडुआ के साथ वो ढीली होने लगती है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? और इस समय वजन है करीब 3 किलो, तो अब प्लेसेंटा की ग्रिप भी ढीले होने लगी है। इस बीच बच्चे का वजन है 3 किलो, और बच्चे का सिर नीचे ना सर्विक्स पर दबाव डाल रहा है, और सर्विक्स के स्ट्रेस रिसेप्टर्स भी ब्रेन को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो अब फुली डेवलप्ड फीटस और उखड़ती हुई प्लेसेंटा से सिग्नल्स ब्रेन तक जाने लगते हैं। तो सिग्नल्स फ्रॉम फुली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा नाउ स्टार्ट टू रीच द हाइपोथैलेमस, जिसकी वजह से अब ब्रेन में फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स स्टार्ट होती है। सो दिस लीड्स टू स्टार्टिंग ऑफ फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। अब फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स क्या होती है वो भी देख लेते हैं। मायोमेट्रियम सॉरी प्रोजेस्टेरॉन के विड्रॉल की वजह से यूट्रस में हल्के हल्के कॉन्ट्रेक्शन तो हो ही रहे थे, जितना पीरियड्स के टाइम पे पेन होता है वैसे कॉन्ट्रेक्शन हो ही रहे थे। इधर फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स भी स्टार्ट हो गई है। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को पॉजिटिव स्टिमुलेशन देता है, जिसकी वजह से पोस्टीरियर पिट्यूटरी से पार्चुरेशन हार्मोन रिलीज होता है, जिसका नाम होता है ऑक्सीटोसिन। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स, ये पार्चुरेशन हार्मोन है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स ब्रेस्ट के एपिथेलियल सेल्स पे तो हैं ही, लेकिन साथ में मायोमेट्रियम पर भी है, जिसकी वजह से मायोमेट्रियम में क्या शुरू होता है, कॉन्ट्रैक्शन।
तो ऑक्सीटोसिन एक्चुअली हल्के हल्के कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो गए थे, लेकिन अब प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होते हैं। कॉन्ट्रैक्शन इन मायोमेट्रियम अब स्टार्ट हो जाता है, और मायोमेट्रियम में जब कॉन्ट्रैक्शन होते हैं तो इसकी वजह से पेन होने लगता है। जस्ट सेकंड। तो मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, और जब मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होते हैं ना, तो इससे यूट्रस में पेन इंक्रीज हो जाता है। इस पेन को हम कहते हैं लेबर पेन। तो नाउ लेबर पेन स्टार्ट्स, और एक बार जब लेबर पेन स्टार्ट होता है ना, तो जो लोकल एरिया है यूट्रस का, वहां पर प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन फर्दर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को इंटेंसिफाई करते हैं। तो लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है, और रिलीज ऑफ लोकल हार्मोन्स। लोकल हार्मोन क्या होते हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स पेन की सेंसेशन को और इंक्रीज करते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन नाम क्यों पड़ा था इनका? क्योंकि पहली बार ये लोकल हार्मोन कहाँ आइसोलेट हुए थे? प्रोस्टेट में। तो इसकी वजह से क्या होता है? पेन एक इमोशन की सेंसेशन है, साथ में प्रोस्टाग्लैंडिन भी रिलीज हो रहा है। तो ये चीज दरअसल एक पॉजिटिव स्टिमुलेशन देती है। किसको? हाइपोथैलेमस को, जिसकी वजह से हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को और स्टिमुलेट करता है। तो पिट्यूटरी से और ज्यादा क्या रिलीज होता है? ऑक्सीटोसिन। जब और ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है पिट्यूटरी से, तो यूट्रस में इंटेंसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और बढ़ जाती है। तो इंटेंसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन गोज ऑन इंक्रीजिंग, तो और जोर से दर्द होता है यूट्रस में। तो और जोर से दर्द होता है, तो और हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है, तो और ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। तो और जोर से यूट्रस में दर्द होता है, तो और पेन होता है, तो और ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। तो ये एक लूप दिख रहा है तुम्हें? ये कहलाता है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। इतने जोर जोर से कॉन्ट्रेक्शन होने लगते हैं यूट्रस में, यानी जो पीरियड्स में पेन होता है उसको आप 10-20 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, इतना ज्यादा पेन होने लगता है कि अब ये जो प्लेसेंटा है ये उखड़ने लगती है। ठीक है? और जब ये उखड़ने लगती है, तो अब बच्चे को ऑक्सीजन का सोर्स भी ये प्लेसेंटा थी, तो अब बच्चा भी डिस्ट्रेस में आ रहा है कि ऑक्सीजन जो है वो कैसे मिलेगी इसको। तो इस बच्चे को हमें जल्दी जल्दी बाहर निकालना है, वहां पर ज्यादा वक्त नहीं बचा है। तो ये इसमें लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी? बच्चे का सिर यहाँ सर्विक्स में आके अटक रहा है, क्योंकि अगर ये बच्चे का सिर है, ये मेरी मुट्ठी, तो ये है सर्विक्स का डायमीटर, यहाँ से ये निकल ही नहीं पा रहा। तो ऐसे में क्या होगा? एक चीज और होती है, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स तो चल रही है, मरती हुई कॉर्पस ल्यूटियम, याद करो ओवेरी में कॉर्पस ल्यूटियम थी ना, मरती हुई कॉर्पस ल्यूटियम और उखड़ती हुई प्लेसेंटा से एक और हार्मोन रिलीज होता है, रिलैक्सिन। रिलीज ऑफ रिलैक्सिन फ्रॉम कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ ओवेरी। कहाँ होती है कॉर्पस ल्यूटियम? ओवेरी में, एंड प्लेसेंटा। तो अब रिलैक्सिन रिलीज होता है। ये रिलैक्सिन क्या करता है? ये रिलैक्सिन सर्विक्स और बर्थ कैनाल मतलब वजाइना, हालांकि एनसीईआरटी ने सर्विक्स और वजाइना दोनों को बर्थ कैनाल बोला है, पर रियलिटी में बर्थ कैनाल सिर्फ वजाइना होता है। 64 करोड़ योनियों में से गुजरने के बाद वापस मनुष्य जन्म मिलता है, सुना कोई? योनि यानी कि वजाइना। तो बेसिकली क्या होता है कि बर्थ कैनाल पर आप एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे, हम क्या मानेंगे कि ये सर्विक्स और वजाइना दोनों ही बर्थ कैनाल है। तो अभी क्या होता है? बर्थ कैनाल में डायलेशन होगा, यहाँ सर्विक्स भी डायलेट होगा और वजाइना भी डायलेट होगी। सो डायलेशन ऑफ द सर्विक्स
एंड वजाइना। मैं अगले पेज पे लिख दूं इसके आगे। तो डायलेशन होता है सर्विक्स और वजाइना का, यानी बर्थ कैनाल का, जिसकी वजह से बच्चा, जैसे मान लीजिए सर है बच्चे का, वो यहाँ तक पहुंचता है। अब इसमें यहाँ पे दिस डिपेंड्स ऑन द गायनेकोलॉजिस्ट एंड हर चॉइस। जो रूरल गांव में डिलीवरी होती थी उसमें क्या होता था कि जो वजाइनल डायमीटर है वो अभी भी छोटा है, डायलेशन होने के बावजूद हार्मोनल इफेक्ट में वो हार्डली, ये मान के चलो आप इतना है। और फीटस का हेड मेरी मुट्ठी जितना होगा, आपने देखा होगा न्यूबॉर्न बेबी है ना, ये अभी भी यहाँ से नहीं निकल सकता। तो देयर आर टू ऑप्शंस। गाँव गाँव में या जो नेचुरल डिलीवरी होती है, जहाँ पे कोई हॉस्पिटल नहीं होते, हॉस्पिटल तो अभी आए 500 सालों से, पहले थोड़ी थे। इंसान तो 10,000 सालों से, 20,000 सालों से। तो उस वक्त क्या होता था, वजाइना को टीयर ओपन करते हुए बच्चा बाहर आता था। तो इसमें क्या होता था, वजाइना की वॉल ना टीयर हो जाती थी, और वो जो टीयर होती थी वो बाद में नेचुरली अगले कुछ हफ्तों में हील हो जाती थी, जैसे घाव हील होता है, वुंड। लेकिन बाद में जब गायनेकोलॉजी आई, ये सब आया, तो उन्होंने कहा ये टीयर जो है, इस टीयर की जगह पे एक सर्जिकल कट अगर लगाया जाए तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि उसको बाद में फ्यूचर किया जा सकता है या स्टिच किया जा सकता है। यहाँ तक लिख लिया आपने? तो डायलेशन ऑफ सर्विक्स या बर्थ कैनाल होता है। इसके बाद एक प्रोसेस परफॉर्म करी जाती है विच इज नोन एज एपिजियोटोमी। सुना है कभी? नहीं सुना? इसमें क्या करते हैं, वजाइना, जैसे ही वजाइनल ट्यूब है तो इसको ऐसा कट कर देते हैं एक साइड से ही। अब ये ओपन हो गई, डायमीटर ज्यादा हो गया, अब यहाँ से बच्चा जो है पूरा बाहर निकल जाएगा, फिर इसको वापस ऐसे स्टिच कर देंगे। तो एपिजियोटोमी करते हैं, इसके बाद जो फीटस है वो बाहर आ जाता है। एक्सपल्शन ऑफ फीटस ऑकर्स इन ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन। समझ में आई बात? पहले क्या बाहर आएगा? सिर। तो नॉर्मल पोजीशन जो होती है वो होती है ऑक्सीपिटो एंटीरियर। और एक बार बच्चा बाहर आ गया, अब लास्ट स्टेप ऑफ लेबर क्या होता है बताओ? अब वो प्लेसेंटा भी बाहर निकालनी है, तो अब प्लेसेंटा को भी बाहर निकाल दिया जाता है। अब अम्बिलिकल कॉर्ड काट देंगे और बच्चे को रुलाएंगे, रोएगा तो सांस लेगा और उसके लंग्स काम करना शुरू कर देंगे। ठीक है, बच गया, टाइम पे हो गया। देर हो जाती तो अंदर ही डिस्ट्रेस में आ जाता। और फिर जो नॉन एक्सपीरियंस गायनेक होती हैं, वो बाहर बैठे हुए लोगों को घबराने लगता, अरे बच्चा डिस्ट्रेस में, सिजेरियन करना पड़ेगा। सिजेरियन आता है नहीं डिलीवरी कराना आजकल, इतने इतने डॉक्टर हो गए हैं प्राइवेट कॉलेजों में पढ़ पढ़ के। तो स्कॉट दो, सिजेरियन सुना ना आपने? तो ये नॉर्मल लेबर है, यही होता है 20,000 सालों से, यही सही है। ये नहीं हो पाता है तो सिजेरियन होना चाहिए था, पहले थोड़ी सिजेरियन होता, फिर वो हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे ये ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन में फीटस जो है बाहर निकल गया। तो ये तो था अभी, आज से 20 साल 10 साल पहले तक। आजकल हम लोग, हाँ, एक्सपल्शन ऑफ फीटस इन, एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा लास्ट है ना। तो ये लास्ट स्टेज ऑफ लेबर का। अभी आजकल नया ट्रेंड क्या हुआ है पता है? ऐसा देखा गया कि जो चीज जितनी नेचुरल है उसे उतना नेचुरल तरीके से कराया जाए तो ज्यादा अच्छा है, ऑल्दो इट्स इररिलेवेंट, बट क्योंकि मेरे को गायनेक में डिस्टिंक्शन था इसलिए बता देता हूँ, है ना। टॉपर था मैं पूरे मुंबई में, तो 5 सब्जेक्टों में था। एक, मैं बताता नहीं हूँ ये बातें किसी को, क्योंकि मेडिसिन था, सर्जरी था, माइक्रोबायोलॉजी, फॉरेंसिक और गायनेक, 5 सब्जेक्ट सुने। सब्जेक्ट तो सुने होंगे ना, है ना। तो बाय चॉइस टीचर हूँ मैं, ऐसा नहीं कि एमबीबीएस में फेल हो गए या एमबीबीएस के बाद प्रैक्टिस नहीं चल रही थी, है ना, बाहर नहीं जा पाए, इसलिए जो है टीचर बन गए। तो अभी इसमें आजकल नया ट्रेंड क्या है, जिस चीज को इतना नेचुरल कराया जाए उतना अच्छा है। और नेचुरल कराने में हम लोग क्या प्रेफर करते हैं, ये एपिजियोटोमी बंद कर दिया अब्रॉड में, वेस्टर्न कंट्रीज में, इंडिया में आज भी करते हैं। लेट इट नेचुरली टीयर डाउन, उसके बाद, क्योंकि वो नेचुरल हीलिंग जो होती है ना वो बेटर है, ऐसा मानते हैं। और हमारे यहाँ तो आज भी जो डिलीवरीज होती हैं वही उसी लिथोटॉमी पोजीशन जिसको कहते हैं उसमें होती है, तो बहुत पेनफुल है। जबकि अब्रॉड वगैरह में तो नेचुरल डिलीवरीज होती है, मतलब वाटर डिलीवरीज, की मदर को आधा ऐसे नीचे की तरफ लटकाता है कि उसमें पेन कम होगा। और इनफैक्ट हस्बैंड अगर साथ में रहे तो ज्यादा अच्छा है। हमारे यहाँ नहीं होता है सब, हमारे यहाँ वो हस्बैंड को बाहर जबरदस्ती टेंशन में डाल रहे हैं, अंदर पता नहीं क्या हो रहा है, पैसे कमाने ना,
वहां तो हस्बैंड साथ में खड़ा रहता है। तो थिंग्स हैव चेंज एंड आई होप विद इन नेक्स्ट 5-10 ईयर्स हम लोग भी बहुत तेजी से, इंडिया डेवलप हो ही रहा है, आप देख रहे हो, तो ऐसी अच्छी चीजें आएंगी, होना चाहिए ये सब, बिकॉज वो सबसे पेनफुल मोमेंट्स होते हैं और वो कपल के लिए सबसे अच्छा मोमेंट भी उसके बाद आता है, व्हेन दे हैव एन बेबी। तो चल रहा है सब अभी। अब कहीं कहीं तो होने लग गया, आपने फिल्मों में तो देखना शुरू कर दिया है, हिंदी फिल्मों में, धीरे धीरे सीरियलों में, फिल्मों में आ गया, तो रियलिटी में भी हो जाएगा, क्योंकि कहते हैं ना साहित्य समाज का दर्पण है ना कभी बात, जो कुछ होता है। आपको पता है साइंस फिक्शन मूवीज पहले आई, मून पे हम बाद में पहुंचे, तो फिक्शन में जब हम मून पे पहुंचने लगे तो रियलिटी में भी पहुंच गए थे बहुत साल पहले। तो ये हो गया। तो अभी एपिजेटोमी अब कोई जरूरी नहीं है, करा जाए नहीं करा जाए, तो ये हो गया एक्सप्लोरेशन ऑफ फीटस। तो ये पार्चुरेशन है। अब एक चीज छोटी सी इसमें जो क्वेश्चन क्या आ सकता है वो ये है कि अगर किसी का गेस्टेशन पीरियड पूरा हो गया है और उसके बाद भी अगर इंडक्शन ऑफ लेबर इंड्यूस नहीं हो रहा है, मतलब बच्चा, मतलब यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही, तो कई बार आपने देखा होगा इंजेक्शन दिए जाते हैं, है ना। तो कौन से हार्मोन का इंजेक्शन देंगे? ऑक्सीटोसिन का। ऑक्सीटोसिन कहाँ से लाएंगे? वो तो फीमेल के अंदर बनता है, आर्टिफिशियल ऑक्सीटोसिन, जिसको पिटोसिन बोलते हैं। पिटोसिन सुना है? तो पिटोसिन का इंजेक्शन देते हैं, और इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए, अगर लेबर नेचुरली इंड्यूस नहीं हो रहा है। इसके अलावा अगर एबॉर्शन या टर्मिनेशन जो एमटीपीज होती है ना, उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन का रोल ज्यादा होता है, उसमें ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन नहीं देते, उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन देते हैं, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन भी यूट्रस में क्या कराता है? कॉन्ट्रैक्शन। तो अभी छोटा सा है, अभी तो एम्ब्रियो, तो फीटस तो है नहीं पूरा, एबॉर्शन करवा रहे हैं ना, डिलीवरी थोड़ी करवा रहे हैं, तो छोटा सा होता है 1-2 महीने का, तो वो एक्सप्रेशन से निकल जाता है। एक एंटी प्रोजेस्टेरॉन ड्रग देते हैं, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल सुखा देते हैं, और उसके 2 दिन के बाद ऑक्सीटोसिन देकर, सॉरी वो प्रोस्टाग्लैंडिन देकर यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन करा देते हैं, विड्रॉल ब्लीडिंग हो जाती है। तो ये है, तो ये खत्म हो गया। अब हम एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे, इसमें कोई डाउट है? यार भाई यही पोजीशन में बनता है बच्चा अंदर, और वो एम्ब्रियोलॉजी में बताऊंगा कि इसी पोजीशन में क्यों बनता है। बच्चा बनता ही ऐसे है, बच्चे का सिर नीचे होता है, पैर ऊपर होता है, दिस इज द नेचुरल वे। लेकिन हाँ, उल्टे बच्चे भी होते हैं, आड़े बच्चे भी होते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी पहले बच्चा बना तो ले, अभी तो हालांकि ये जो पार्टिशन वाला पार्ट है ना, ये एम्ब्रियोलॉजी के बाद पढ़ाना चाहिए, क्योंकि अभी तो रिप्रोडक्शन हुआ है, अब बच्चा बनेगा और बाद में डिलीवर होगा ना, तो अभी उस पर आते हैं हम लोग। रिप्रोडक्शन खत्म हो गया और एम्ब्रियोजेनेसिस अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हाँ, क्या? ऑक्सीटोसिन क्यों देंगे? ऑक्सीटोसिन इसलिए देंगे ना कि अब कब अबॉर्शन में कौन देता है ऑक्सीटोसिन? अरे भैया, अबॉर्शन क्या 9 महीने के बच्चे का कराते हैं क्या? 1 या 2 महीने, 3 महीने जैसा ज्यादा। तो इतने जोरदार कॉन्ट्रेक्शन यूट्रस में क्यों कराने हैं? तो छोटे मोटे कॉन्ट्रेक्शन से छोटा सा एम्ब्रियो है निकल जाएगा। हाँ, 5 महीने तक वो अभी पढ़ाएंगे एमटीबी। ठीक है डॉक्टर साहब, थोड़ी देर रुक जाइए, हम एमसी एमटीबी जब टॉपिक आएगा तब पढ़ेंगे। हाँ, वो सब पहले, ब्रेकिंग ऑफ वाटर, अरे पहले वाटर आया कहाँ से वो तो पढ़ाऊं। एमनियन क्या होती है, एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है, वो सब बात करेंगे, वो एमनियन रप्चर होती है। तो ये हमने ना रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म कर लिया है, हम एम्ब्रियोलॉजी या एम्ब्रियोजेनेसिस स्टार्ट कर रहे हैं। एम्ब्रियोजेनेसिस में कुछ बातें ऐसी हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन बहुत बेसिक हैं और हमको पढ़नी है। तो देखिए, हम एम्ब्रियो, ये हो गया पूरा, हटा दें इसको। तो एम्ब्रियोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले इसके अंदर हम पढ़ेंगे, सबसे पहले एम्ब्रियोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे? गैमीटोजेनेसिस, कि गैमीट कैसे बनते हैं, मेल और फीमेल गैमीट अलग अलग बनते हैं। लिखने की जरूरत नहीं है, बता रहा हूं। फिर इसके साथ क्या पढ़ेंगे बताओ? इन गैमीट्स का आपस में मिलना, यानी कि फर्टिलाइजेशन। और इसके बाद जब जाइगोट बन जाता है तो उसमें स्पेशल तरह के सेल डिवीजन होते हैं, जिससे यूनिसेलुलर जाइगोट एक मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो में बदलता है। इसे क्या कहा जाता है? क्लीवेज। फिर जब एम्ब्रियो बनता है ना, तो हम क्लीवेज पढ़ेंगे, और क्लीवेज के, और उसके बाद प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो पढ़ेंगे हम, कि एम्ब्रियो में किस तरह से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, और एम्ब्रियो अलग अलग स्टेजेस से गुजरता है, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस। ये स्टेजेस होती हैं जैसे मोरुलेशन, जिसमें मोरुला स्टेज कहलाती है। उसके बाद ब्लास्टुलेशन, यानी ब्लास्टुला स्टेज।
और उसके बाद जब 3 जर्म लेयर बन जाते हैं तो उसे कहा जाता है गैस्ट्रुलेशन या गैस्ट्रुला स्टेज। और अप टू द फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर, यहीं तक इसके नीट के कोर्स में है। एक बार 3 जर्म लेयर बन जाए, कौन से 3 जर्म लेयर होते हैं? एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। उसके बाद उन जर्म लेयरों से क्या बनते हैं? बोलिए, ऑर्गन्स। पर वो ऑर्गन बनना जिसे हम ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं, वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो हम बस 3 जर्म लेयर बनने तक ही पढ़ेंगे, और उसके बाद ये पढ़ लेंगे कि कौन से जर्म लेयर से कौन सा ऑर्गन बनता है, कैसे बनता है, वो आप एमबीबीएस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 3 जर्म लेयर के फॉर्मेशन। इसके अलावा एक और चीज जो हम पढ़ेंगे वो होगा एम्ब्रियो को प्रेगनेंसी के दौरान सपोर्ट करने के लिए कुछ और स्ट्रक्चर्स भी बनते हैं, जिन्हें कहा जाता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स। यानी ये स्ट्रक्चर्स कहाँ होते हैं? एम्ब्रियो के बाहर। और ये इसलिए होते हैं ताकि एम्ब्रियो को क्या दिया जा सके? प्रोटेक्शन और न्यूट्रिशन। ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे प्लेसेंटा, मतलब ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर होते हैं। मेम्ब्रेन्स, एमनियन, कोरियन, योक सैक और एलेंटोइस, नाम सुने होंगे आपने। एक और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर है प्लेसेंटा, जो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देता है। एक और है जिसे कहा जाता है अम्बिलिकल कॉर्ड। तो इनका डेवलपमेंट भी हम पढ़ेंगे। तो इतनी एम्ब्रियोलॉजी हमें पढ़नी है। फिर ये बच्चा डिलीवर कैसे होता है वो तो मैंने पहले ही पढ़ा दिया है ना। पर एम्ब्रियोलॉजी स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात मुझे याद आई जो रह गई है बतानी। हालांकि ये नहीं है एनसीईआरटी में, पर आपको पता होनी चाहिए, उस पर हम आ जाते हैं। तो जरा सा पीछे चलते हैं। और वो ये है कि बच्चा का डिलीवरी पढ़ रहे थे ना हम, उसकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कैसे निकाली जाएगी, इसको कहा जाता है ईडीडी। तो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी को कैसे निकाला जाता है वो उसको हम यहाँ देख लेते हैं। जैसे कोई फीमेल प्रेग्नेंट है, डॉक्टर के पास जाती है, उसे पता लगता है वो प्रेग्नेंट है, तो वो अगली चीज जो जानना चाहेगी वो है कि ये बच्चे की डिलीवरी कब हो सकती है। डिलीवरी किसके? बच्चे की होती है कि माँ की होती है? कहते हैं वो लेडीज की डिलीवरी हुई तो लड़का हुआ है, उनके डिलीवरी कराई उन लेडीज की। नहीं बोलते? माँ की नहीं होती डिलीवरी, बच्चे की होती। कई लोग तो उनके उनकी डिलीवरी हुई, मतलब मिसेज एक्स वाई जेड थी, उनकी डिलीवरी हुई, लड़का हुआ। माँ की कोई डिलीवरी होती है? ऐसा बोलते हैं मुबारक हो लड़का हुआ है, मुबारक हो बेटी हुई है, बेटा हुआ है। ऐसा बोलते मुबारक हो माँ हुई है, सुना है? मुबारक हो बाप हुआ है। बाप बोला बाप तो मैं कहाँ से आ गया? तो पिज्जा डिलीवरी वाला आता है तो वो क्या डिलीवर करता है? पिज्जा डिलीवर करता है, खुद आके गोद में बैठ जाता है कि मैं हो गया डिलीवर। तो डिलीवरी जो है वो बच्चे की होती है ना। डिलीवरी तो आदमी भी करा सकता है, नहीं करा सकता? अभी स्विगी जोमेटो पे देख लो आप, है ना। तो डिलीवरी किस चीज की हो रही है वो है। तो जो वो बच्चे की डिलीवरी है वो कब होगी ये हमें पता लगाना है। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए गेस्टेशन पीरियड के बारे में। तो गेस्टेशन पीरियड क्या है? देखो, देखिए, जिस दिन फर्टिलाइजेशन हो गया, ध्यान से समझिए, जिस दिन एम्पुला में फर्टिलाइजेशन हो गया उस दिन से लाइफ बिगिन हो गई है, इंट्रा यूटेराइन लाइफ। भले ही इम्प्लांटेशन 7 दिन बाद हो, जनरली जो होता है, पर एम्पुला में ही जब जाइगोट बन गया तो लाइफ शुरू हो गई कि नहीं हो गई? तो फ्रॉम द डे ऑफ फर्टिलाइजेशन, जिस दिन फर्टिलाइजेशन हो गया तब से लेकर जब तक ये बच्चा डिलीवर नहीं हो जाता, यानी कौन सी प्रोसेस नहीं हो जाती? पार्चुरिशन, तब तक के पीरियड को हम कहते हैं गेस्टेशन पीरियड। और वैसे देखा जाए तो ये रफली 267 डेज होता है, फर्टिलाइजेशन से पार्चुरेशन तक का पीरियड 267 डेज। तो हमें ये फाइंड आउट करना है, कोई फीमेल है वो प्रेग्नेंट है, उसे पता चला है तो वो जानना चाहती है कि बच्चे की डिलीवरी कब होगी, उस हिसाब से तैयारियां की जा सके। तो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी फाइंड करनी है हमें। एक आध दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन रफली 1-2 दिन आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन क्या रहेगी डेट ऑफ डिलीवरी जब ये बच्चा डिलीवर हो सकता है, ये हमें पता लगाना है।
EDD कहते हैं इसको, प्लस या माइनस 2 डेज चल सकता है। तो जब वो फीमेल डॉक्टर से पास जाएगी, पूछेगी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या है, तो डॉक्टर उससे कहे अच्छा बता दो तुम्हारी बॉडी में फर्टिलाइजेशन कब हुआ था, तो मैं बता दूंगी उसमें 267 डेज जोड़ के कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या है। वैसे देखो आप 267 डेज होता कितना है, क्या ये 9 मंथ्स है? देखो भाई अगर सारे महीने 30 के ले लोगे ना आप, तो भी 9 मंथ्स में 270 डेज आ जाएंगे, और कुछ महीने तो 31 के भी होते कि नहीं होते। तो एक काम करते हैं, 9 मंथ्स ऑलमोस्ट किसके इक्वल है? 274 डेज। ये मैंने कैसे निकाला कि 4 महीने मैंने 31 के ले लिए और 5 महीने मैंने 30 के ले लिए। ठीक है, 31 के ज्यादा लो सर, मैं कहूंगा बीच में फरवरी आ गया था, हटा। तो अब कुल मिला के हमने ना 4 महीने 31 के लिए थे और 5 महीने हमने 30 के ले लिए, तो कितना हो गया? 274 डेज, ये होता है रफली। तो आप ध्यान से देखेंगे तो एक्चुअल गेस्टेशन पीरियड 9 महीने नहीं है, वो 9.25 महीने है। 267 डेज कितना होता है बताओ? 9 महीने में थोड़ा टाइम कम रह गया ना ये। 9 मंथ्स माइनस 7 डेज। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? तो एक्चुअल गेस्टेशन पीरियड यानी फर्टिलाइजेशन की डेट से पार्चुरेशन की डेट तक का जो पीरियड होता है, वो एक्चुअल गेस्टेशन पीरियड दरअसल होता है 9 मंथ्स माइनस 7 डेज, 9.25 महीने। यही सही है। कह देते हैं हम 9 महीने, 9 महीने होता नहीं है। कितना होता है? 9.25 महीने। हर जगह आप पढ़ते ना 9 महीने, फिल्मों में डायलॉग बन गया है, माँ बेटे को ताना मार रही है, 9 महीने तुझे कोख में रखा, आज तू मुझे ये दिन दिखा रहा है। बेटा बोल सकता ना गलत, 9 महीने में 7 दिन कम। पहले तो आप सही बात बोलो है ना। तो एक्चुअल गेस्टेशन पीरियड इतना ही होता है, 9 मंथ्स माइनस 7 डेज। चलो, तो हमको ये फाइंड आउट करना है कि ये फीमेल के अंदर डिलीवरी कब होगी। तो 9 मंथ्स माइनस 7 डेज, ये हो गया हमारा एक्चुअल गेस्टेशन पीरियड। अब उस फीमेल से अगर वो डॉक्टर ये पूछेगी कि अच्छा बता दो तुम्हारी बॉडी में फर्टिलाइजेशन कब हुआ था, तो ये तो फालतू का सवाल है। वो फर्टिलाइजेशन एक इंटरनल प्रोसेस है, वो फीमेल थोड़ी बता सकती है कि फर्टिलाइजेशन कब हुआ था, फर्टिलाइजेशन की डेट नहीं बता सकती। कोपुलेशन कब हुआ था ये भी नहीं बता सकती, क्योंकि कौन से कोपुलेशन से प्रेगनेंसी हुई है उसको नहीं पता। तो फर्टिलाइजेशन कब हुआ, कोपुलेशन कब हुआ, ये सब सवाल का कोई सेंस नहीं है। लेकिन अगर हम देखो, हमें एक बात पता है कि ओव्यूलेशन होने के बाद अंडा 2 ही दिन जिंदा रहता है, उसके बाद वो मर जाता है। तो अगर हम ये एज्यूम कर लें कि जो भी उस लेडी के अंदर ओव्यूलेशन की डेट थी, वही दरअसल फर्टिलाइजेशन की डेट है, अब हो चाहे ना हो, हमने ये मान लिया कि जिस दिन इस फीमेल में ओव्यूलेशन हुआ था उसी दिन फर्टिलाइजेशन हुआ था, हम ये मान लेते हैं। तो हम ज्यादा गलत नहीं होंगे, या तो हम बिल्कुल सही होंगे, या हम 1 दिन से गलत होंगे, या हम 2 दिन से गलत होंगे। 2 दिन तक का मार्जिन तो हमने ले ही रखा है, प्लस माइनस 2 डेज। तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि जो ओव्यूलेशन की डेट है वही फर्टिलाइजेशन की डेट है। तो अब उससे पूछें कि अच्छा तुम बता दो तुम्हारे अंदर ओव्यूलेशन कब हुआ था, तो ये भी एक फालतू सवाल है, क्योंकि वो नहीं बता सकती ओव्यूलेशन कब हुआ था, वो भी एक इंटरनल प्रोसेस। उससे कुछ ऐसा पूछना पड़ेगा जो कि एक एक्सटर्नल प्रोसेस है, जो वो बता सकती है। तो उससे पूछते हैं कि तुम्हें पिछली बार ब्लीडिंग कब हुई थी, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, LMP कहते हैं इसको, ये कब हुआ था, मतलब तुम्हें पिछली बार ब्लीडिंग कब स्टार्ट हुई थी, है ना। अब इस ब्लीडिंग से हमें क्या मतलब है, ये कभी भी स्टार्ट हुई हो, लेकिन ये तो पिछले साइकिल की ब्लीडिंग है ना। लेकिन ये ब्लीडिंग उस साइकिल के पहले दिन होती है जिस साइकिल में हुए ओव्यूलेशन से ये फीमेल प्रेग्नेंट हुई है। अब उसके बाद से तो ओव्यूलेशन ही नहीं हो रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? तो दरअसल जो तारीख हमें देगी ना, वो पिछले साइकिल की रीडिंग की तारीख है, लेकिन वो उस साइकिल का पहला दिन है जिस साइकिल में हुए ओव्यूलेशन से ये फीमेल प्रेग्नेंट हुई है। ठीक है। अब मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो लगभग वो पता है हमें, जो तारीख हमें दे रही है ना, वो ओव्यूलेशन से कितने दिन पहले की तारीख दे रही है बताओ? लगभग 14 दिन पहले की, प्रोबेबली, है ना। तो अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो जो तारीख उसने हमें दी है हम उससे 14 दिन आगे निकल जाए, और फिर जो तारीख है उसमें कितना जोड़ दें, 267 डेज। नहीं यारी बात समझ में? या फिर हम एक काम करते हैं, उसने जो तारीख हमें दी है
उस तारीख में हम 267 प्लस 14 कितना होता है 281, तो हम उसमें ना 281 डेज जोड़ देते हैं। अगर हम उसमें 281 डेज जोड़ देंगे 267 की जगह, हो गया ना 14 ये और 267 ये, तो अब आ जाएगी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। अब 9 मंथ्स माइनस 7 डेज की जगह अगर मैं जोड़ दूं 9 मंथ्स प्लस 7 डेज, -7 प्लस 7, डिफरेंस कितना हुआ बोलो 14। तो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जब भी उस फीमेल में हुआ था, हम उस लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से 9 मंथ्स -7 डेज नहीं जोड़ते हैं, हम कितना जोड़ते हैं 9 मंथ्स प्लस 7 डेज, क्योंकि -7 प्लस 7 14 डिफरेंस आ गया ना। या आपको दिक्कत हो रही है तो 281 डेज जोड़ देना, -7 प्लस 7। मैं तो सर पकड़ लेता हूँ, सर +7 क्यों किया जब -7 था, तो इस सवाल ने मेरा दिमाग खाया 20 साल, नहीं बताऊंगा, है ना। तो 9 मंथ्स प्लस 7 डेज हम जोड़ देते हैं, जबकि होता कितना है माइनस, है ना। तो 14 दिन एक्स्ट्रा जोड़ दिए ना, अब जो भी डेट आएगी वही होगी इस फीमेल की एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। आ रही है बात समझ में, आ रही है समझ। तो सपोज वो फीमेल कहती है कि डॉक्टर साहब पिछली बार ना 1 जनवरी को ब्लीडिंग हुई थी और उसके बाद से ब्लीडिंग नहीं हो रही है। फरवरी में उसने सोचा ब्लीडिंग होगी 28 जनवरी के आसपास होगी, नहीं हुई, फरवरी स्टार्ट हो गया, नहीं हुई, फरवरी खत्म होने वाला अभी भी नहीं हुई, तो उसको डाउट हुआ कि वो प्रेग्नेंट है, जांच कराने आई तो पता चला वो वाकई प्रेग्नेंट है, बस इतना बता सकती है वो। तो उसने हमें दिए 1 जनवरी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की डेट। तो बताओ ये बच्चा कब डिलीवर होगा, जल्दी बताओ, तुम्हें डॉक्टर बनना है नहीं बनना। अरे 1 जनवरी से पीरियड आपको पीरियड आए थे, उसके बाद से नहीं आ रहे हैं, ये नहीं बता सकते तो फिर क्या डॉक्टर बनोगे। हाँ, अरे एक डेट दो ना यार, +-2 डेज लगा रहे हैं, 7 देंगे हम, 7। 1 जनवरी से 9 महीने जोड़ो, 9 महीने नहीं जुड़ रहे, सितंबर बोल रहा कोई यहाँ। 1 जनवरी से 9 महीने, 1 अक्टूबर। इंटरेस्ट के सवाल नहीं करे थे, सिंपल इंटरेस्ट का, क्लास 10th में मैथ्स नहीं थी, उसी से डर के तो बायो ले ली, पता है मेरे को। यहाँ भी मैथ्स आ गई सर। हाँ, 1 जनवरी से 1 अक्टूबर तक 9 महीने हुए और 1 जनवरी को भी काउंट करना है। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7, 7 अक्टूबर। अब 7 अक्टूबर है इसके अंदर, आज का तारीख, हाँ अभी तो टाइम है। हाँ, तो ऐसे पता लगा सकते हैं। अरे नहीं आ गया यार, आज तो 30 सितंबर हो गई, बस आने वाला है। तो हमारा सिलेबस बिफोर टाइम चल रहा है, आप चिंता मत कीजिए, हम पूरे 7 दिन आगे चल रहे हैं, है ना। अभी तो टाइम है, देखो 7 अक्टूबर, पार्चुरेशन तो आज ही पढ़ लिया अपन ने, क्योंकि हमने बीच में एम्ब्रियोलॉजी उड़ा दी, हमने गोद ले लिया बच्चा सीधा, डेवलप किया ही नहीं, तो वो पढ़ लेंगे। तो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी आ गई, चलो इस तरह से निकाल सकते। 2 अक्टूबर नहीं है, बच गए। अच्छा पता है आपको, बर्थडे से बहुत सारी चीजें पता लगाई जा सकती है। पहले तो ये एक्चुअल बर्थडे है ही नहीं, ये तो डिलीवरी हुई है उस दिन। लाइफ तो कब बिगिन हुई थी, इससे 267 डेज पहले, जब जाइगोट बना था, वो है एक्चुअल बर्थडे, नहीं है। अरे वही है ना एक्चुअल बर्थडे। तो आप सभी अपना एक्चुअल बर्थडे पता लगा सकते हैं। डिलीवरी तो 5-6 महीने बाद भी हो जाती है, किसी में 7 महीने बाद भी, किसी में 9 महीने बाद। तो एक्चुअल बर्थ, आई एम गिविंग यू रीजन टू सेलिब्रेट योर बर्थडे ट्वाइस इन एन ईयर, है ना, है ना। ये नहीं, एक और बर्थडे है मेरा। हमारे कॉलेज में एक लड़का था, जब भी हर साल नए जूनियर आते थे, बॉय मतलब जूनियर बैचेस आते थे ना, तो गर्ल्स को जाकर चॉकलेट बांटने लगता था, जूनियर गर्ल्स। टुडे इज माय बर्थडे, तो हमने बोला अबे तेरा बर्थडे अभी तो निकला था 4-6 महीने, वो तो वो वाला था, ये वाला है। एनीवेज, तो 9 मंथ्स प्लस 7 डेज, ठीक है। क्यों लिया समझ में आ गया, खत्म हो गया। अब हम इम्ब्रियोलॉजी पे आते हैं वापस। सबसे पहले गेमेटोजेनेसिस, इसमें दो चीजें होती हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis।
लेकिन चाहे स्पर्मेटोजेनेसिस हो चाहे oogenesis हो, दोनों में 3 फेज होते हैं। ये 3 फेज कौन कौन से होते हैं? ये 3 फेज होते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज। तो पहले हम स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ लेते हैं। तो हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से स्टार्ट करेंगे और मेल गैमेटोजेनेसिस यानी स्पर्म बनने की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। और पढ़ाने से पहले ही मैं आपको बता देता हूं कि मैं इसमें से 85% पढ़ा ही चुका हूं, कुछ बचा ही नहीं इसमें पढ़ाने को, जो बचा है वो बता देता हूं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो प्यूबर्टी के बाद शुरू होती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन एफएसएच, और उसकी रेट को इंक्रीज करता है टेस्टोस्टेरोन। इसके लिए विटामिन ए और ई की भी बहुत जरूरत है। अगर ए और ई की डेफिशिएंसी हुई तो भी स्टेरिलिटी आ सकती है। स्टेरिलिटी मतलब स्पर्म काउंट गिर सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गया भाई स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में बेसिक बातें। टेस्टिस में होती है प्राइमोडियल जर्मिनल एपिथेलियम में। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का कट सेक्शन बनाया था, हमें याद है आपको? उसमें अंदर एक क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियम थी। वो जो जर्मिनल एपिथेलियम होती है ना, वो एक्स्ट्रा गोनेडल होती है या एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से बनती है, चाहे वो टेस्टिस की हो चाहे ओवेरी की हो। तो ये वर्ड अभी आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म क्या होती है, इसको अभी भूल जाओ आप। तो जो भी था, वो जो जर्मिनल एपिथेलियम थी, उसमें सेल डिवीजन से स्पर्म बनते हैं, ऐसा कुछ हमने थोड़ा सा बताया था और उसकी कुछ स्टेजेस बताई थी। वही चीज मैं यहाँ दोबारा पढ़ा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं विद स्पर्मेटोजेनेसिस। तो होता क्या है, अगर हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का एक टीएस में यहाँ पे बनाऊं, तो सबसे बाहर जो जर्मिनल एपिथेलियम होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, वो ये है। इसका नाम है प्राइमोडियल जर्मिनल एपिथेलियम। ऑब्वियसली ये किसके अंदर है? ट्यूनिका प्रोप्रिया के अंदर। ट्यूनिका प्रोप्रिया क्या है? व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर। ये पढ़ा था ना हमने। तो इस प्राइमोडियल जर्मिनल एपिथेलियम जो अंदर वाली है, इसके सेल्स कैसे हैं? क्यूबॉइडल है। मैंने सर्कल बना दिया, पर असल में सेल्स कैसे हैं? क्यूबॉइडल। और इस तरह के हैं। और इनके बीच बीच में एक और तरह के सेल पाए जाते हैं जाइंट साइज के, जिन्हें क्या कहा जाता है? सर्टोली सेल। याद है? तो ये है वो प्राइमोडियल जर्मिनल एपिथेलियम। हाँ, क्या हुआ? क्या डाउट है? मुझे लगा सर मुझे बाहर निकाल दो। सॉल्यूशन के लिए मचल रहा। तो यहाँ पे ये देखो, ये प्राइमोडियल जर्मिनल एपिथेलियम है, जिसके सारे सेल कैसे होते हैं बोलो? डिप्लॉइड। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होता है? जो प्राइमोडियल जर्मिनल एपिथेलियम है, इसमें होते हैं माइटोटिक सेल डिविजन्स। और इसमें जो माइटोसिस होती है, उससे जो डॉटर सेल बनते हैं, इन्हें हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनियम, जो यहाँ अंदर जमा हो जाते हैं। यहाँ बताया था ना मैंने, ऐसे यहाँ। तो ये डॉटर सेल जो यहाँ बनते हैं, ये कहलाते हैं स्पर्मेटोगोनियम। और ये जो स्पर्मेटोगोनियम मैं आपको बता रहा हूं यहाँ, ये होते हैं टाइप ए वाले स्पर्मेटोगोनियम। अब ए है तो कोई बी भी होते होंगे, तभी तो ए है। तो कुछ बी भी बनते रहते हैं प्राइमोडियल जर्मिनल एपिथेलियम माइटोटिक सेल डिवीजन कर करके। ए वालों से कुछ बी वाले भी, मतलब देखो क्या होता है, दोनों तरह के बनते रहते हैं, ए और बी दोनों, है ना? तो टाइप ए और टाइप, अब टाइप ए वालों का काम क्या होता है पहले वो देख लो। टाइप ए वाले माइटोटिक सेल डिवीजन करते रहते हैं और अपने जैसे और बहुत सारे टाइप ए वाले बनाते रहते हैं। तो टाइप ए वाले स्पर्मेटोगोनियम माइटोटिक सेल डिवीजन करते रहते हैं और अपने जैसे और बहुत सारे टाइप ए वाले ही स्पर्मेटोगोनियम बनाते रहते हैं और अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते रहते हैं। इन्हीं में से कुछ टाइप ए वाले
कन्वर्ट होते रहते हैं टाइप बी वालों में, जितना जरूरत है उतने। अभी जो टाइप बी वाला स्पर्मेटोगोनियम है, इसके अंदर एक कैपेबिलिटी है जो ए वालों के अंदर नहीं है, और वो ये है कि इट कैन अंडरगो एनलार्जमेंट। ये एनलार्ज हो सकता है और एनलार्ज होकर, मतलब इसमें कैरियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों इंक्रीज हो सकता है, और एनलार्ज होकर ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में बदल सकता है। तो ये कैपेसिटी सिर्फ किसमें है? टाइप ए, टाइप बी वालों में। तो ये बना लेता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अच्छा, ये जो और फिर ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना ना, ये फिर बनाते हैं स्पर्म। तो दरअसल ये स्पर्मेटोगोनियम टाइप ए जो है ना, ये स्पर्मेटोजेनिक लीनिएज कहलाते हैं। ये किस लिए पता है? ये बफर है, बफर, रिजर्व मटेरियल। जितना जरूरत, जितने स्पर्म बनाने उतने ए वाले बी वालों में बदलते रहेंगे, और बाकी किस फॉर्म में स्टोर रहेंगे? ए में। जैसे आप किसी नमकीन की दुकान पे जाते हो, कचौरी की दुकान पे, तो उसने क्या कर रखा होता है? कच्ची पूड़ियों में मसाला भर के रख रखा होता है खूब सारा। अब जितने कस्टमर आते हैं उतनी वो कढ़ाई में डाल के तल के दे देता है, और बाकी वो बफर रखा रहता है उसके पास, डिमांड जितनी आएगी उतनी सप्लाई कर देगा। तो इसी तरह से ए वाले ना अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते रहते हैं, ताकि अगर ज्यादा स्पर्मेटोजेनेसिस के रेट को बढ़ाना है, कुछ करना है, तो जितना जरूरत है उतना ए वाले किसमें बदलते रहते हैं? बी वालों में। और फिर बी वाले क्या करते हैं? वो स्पर्म बनाते रहते हैं। तो ए वाले एक रिजर्व है, ज्यादा जरूरत होगी तो ज्यादा ए वाले बी वालों में कन्वर्ट होते रहेंगे। ठीक है, तो ये है। तो इस तरह से ये प्राइमोर्डियल जर्मिनल एपिथेलियम से ए वाले बनना और ए वालों से बी वाले बनना, ये जो सारा है ना, ये कहलाता है मल्टीप्लिकेशन फेज। इसको हम मल्टीप्लिकेशन फेज कहते हैं। जबकि बी वाले का एनलार्ज होना, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है ग्रोथ फेज। तो टाइप बी वाले का एनलार्ज होकर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में बदलना, ये क्या कहलाता है? ग्रोथ फेज। और स्पर्मेटोजेनेसिस में यही फेज सबसे लंबा होता है, लॉन्गेस्ट। जबकि आपको पता है कि oogenesis में ग्रोथ फेज लॉन्गेस्ट नहीं है। इसके बाद जो बताऊंगा मैच्योरेशन फेज, वो लॉन्गेस्ट है। पर स्पर्मेटोजेनेसिस में लॉन्गेस्ट फेज कौन सा है? ग्रोथ। तो इस तरह से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते रहते हैं, यहाँ अंदर जमा होते रहते हैं यहाँ, और इनमें शुरू होगा आप मैच्योरेशन फेज, जिसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है मियोटिक सेल डिवीजन। मियोसिस 1 रिडक्शनल होता है, मियोसिस 2 इक्वेशनल। तो इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में अब शुरू होता है मियोसिस 1, और मियोसिस 1 रिडक्शनल है तो 2n का क्या हो जाएगा? n। तो दो डॉटर सेल बनते हैं, ये कहलाते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो ये जो दो डॉटर सेल हैं, ये कहलाते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। और फिर इनके अंदर शुरू होता है मियोसिस 2। मियोसिस 2 इक्वेशनल है, इस बार n का n ही रहेगा, और इससे जो 4 डॉटर सेल बनेंगे वो कहलाते हैं स्पर्मेटिड्स। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस 2 होता है, इससे जो डॉटर सेल बनते हैं वो कहलाते हैं स्पर्मेटिड। और अब एक प्रोसेस होती है स्पर्मियोजेनेसिस, जिसको कि हम स्पर्मेटिलियोसिस भी कहते हैं। इस प्रोसेस से, अब देखो भाई, ये स्पर्मेटिड तो है ना, ये तो तैर नहीं पाएंगे, स्विम करके जाना है स्पर्म को, आपको पता है फीमेल जेनिटल ट्रैक में बहुत दूर तक फ्लूइड में। तो अब इस स्पर्मेटिड को ना
अपना ये फालतू, और जितना हल्का होगा स्पर्मेटिड उतना फास्ट मूव कर सकेगा। तो अब ये गोल मटोल मोटा सा स्पर्मेटिड है ना, ये अपनी एक्सेस साइटोप्लाज्म खो देता है, शट ऑफ कर देता है, और एक पूंछ भी अपने उगा लेता है। लेकिन कैरियोप्लाज्म में कोई चेंज नहीं आता, जेनेटिक मटेरियल में वो उतना ही रहता है। और ये मोटा सा गोल मटोल स्पर्मेटिड एक दुबले पतले लंबे से पूंछ वाले स्पर्मेटोजोआ में बदल जाता है, जो कि मोटाइल है। और इस प्रोसेस को कहा जाता है स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजोआ में बदलना स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटिडियोसिस कहलाता है। क्यों होता है स्पर्मियोजेनेसिस, समझ में आया? क्योंकि स्विम करके किसको आना है, फीमेल गैमीट तक, मेल गैमीट को। तो इसलिए मोटाइल होना चाहिए, तो लाइट वेट होना चाहिए, जितना लाइट वेट होगा उतना अच्छा। तो जेनेटिक मटेरियल पूरा का पूरा कंडेंस हो जाता है। कैरियोप्लाज्म भी लूज होता है, लेकिन जेनेटिक मटेरियल में कोई चेंज नहीं होता, वही पूरे सेट ऑफ क्रोमोसोम पूरे हैं। साइटोप्लाज्म जो है वो भी बहुत कम रह जाता है, छोटा सा साइटोप्लाज्म रह जाता है इसमें, बाकी सब भर जाता है। थोड़े से माइटोकॉन्ड्रिया रह जाते हैं जो कि एनर्जी के लिए चाहिए। कुछ गोल्गी बॉडीज रह जाती हैं जो एंजाइम्स के लिए चाहिए, वो एंजाइम जो एग को गलाएंगे ताकि स्पर्म एग में एंटर कर सके। बाकी सभी शेड कर देता है और अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अपने पूंछ भी उगा लेता है। तो इस तरह से स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोआ बदल जाता है। तो इस तरह से एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। और इस पूरे फेज को क्या कहा जाता है, मैचुरेशन फेज। तो ये हो गया मैचुरेशन फेज। तो स्पर्मियोजेनेसिस एज सच भी आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन कैसे बनता है स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ, किस पार्ट से क्या बनता है, वो दिखाने के लिए मैं एक एडल्ट स्पर्मेटोजोआ का डायग्राम यहाँ पे बनाऊंगा। उसमें जितनी लेबलिंग मैं कर दूंगा उतनी काफी है। तो ये आपको समझ में आया? अभी इसका अब ये पढ़ेंगे मैच्योर स्पर्म कैसा दिखता है। तो स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनना हम देख लेते हैं। जैसे ये स्पर्मेटिड है, ये इसका न्यूक्लियस है। ये ऑरेंज लाइन जो है ना, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं जिसको हम। इसमें साइटोप्लाज्म है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी हैं थोड़े से, कुछ गोल्गी बॉडीज भी हैं। बाकी इसके अलावा बाकी सब सेल ऑर्गेनली इसके डिजेनरेट हो गए हैं। और इसको ऐसे पकड़ के मैं खींच दूं, देखो यूं, और लंबा कर दूं, तो वही स्पर्मेटोजोआ है। ठीक है? तो ज्यादातर साइटोप्लाज्म कम हो जाता है, कैरियोप्लाज्म भी कम हो जाता है, जेनेटिक मटेरियल डेंसली पैक हो जाता है। ये जो गोल्गी बॉडीज आपको दिख रही हैं ये रह जाती हैं बस, और माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे दिख रहे हैं वो रह जाते हैं। इनके अलावा सेंट्रियोल होता है यहाँ पर एक, बस इतनी चीजें रह जाती हैं। और स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होता है। कैसे होता है नहीं पढ़ना है, पर किस हिस्से से क्या बनता है वो मैं यहाँ बता देता हूँ। तो एक एडल्ट स्पर्मेटोजोआ का डायग्राम मैं यहाँ बना रहा हूँ। देखो इसको सेल मेम्ब्रेन को ऐसे पकड़ के खींच दिया,
तो एक एडल्ट स्पर्मेटोजोआ अगर अपन देखें कि वो कैसा दिखता है, तो उसके तीन हिस्से होते हैं एक एडल्ट स्पर्मेटोजोआ के। ऊपर वाला हिस्सा उसका हेड कहलाता है, ये बीच वाला है इसे हम मिडिल पीस कहते हैं, और नीचे वाला जो हिस्सा है वो कहलाता है टेल। टेल काफी लंबी है, मेरे पास जगह नहीं है यहाँ से, मतलब अगर ये हेड और ये मिडिल पीस है ना, तो टेल इतनी लंबी है कि मानो यहाँ से फोर्थ फ्लोर है ना, ये ग्राउंड फ्लोर तक मान लो आप, इतनी लंबी है ना। तो टेल इतनी ज्यादा लंबी है कि इसके दो हिस्से हैं। शुरुआती हिस्सा जो टेल का होता है वो कहलाता है प्रॉक्सिमल टेल, और बाद वाला कहलाता है डिस्टल टेल। जो गोल्गी बॉडीज बच जाती हैं वो एक वैक्यूल बना लेती हैं और आगे वाले हिस्से में यहां इकट्ठी हो जाती हैं, और ये कहलाता है एक्रोसोम। ऑरेंज लाइन तो सेल मेम्ब्रेन है, आप जानते ही हैं, है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस और कैरियोप्लाज्म तो कम हो जाता है, खत्म हो जाता है, लेकिन जेनेटिक मटेरियल पूरा है। और न्यूक्लियस यहाँ पे कंडेंसली जेनेटिक मटेरियल पैक कर लेता है और आगे वाले हिस्से में आ जाता है, हेड वाले हिस्से में, ये न्यूक्लियस है। यहाँ पर एक सेंट्रियोल होता है, यहाँ पे इसी से एक और सेंट्रियोल बनता है जो रिंग एन्युलर होता है, ऐसा रिंग लाइक। इसको हम रिंग सेंट्रियोल या एन्युलस भी कहते हैं। और ये जो है ना, ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है। अब ये जो यहाँ पे मैंने बनाया है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, इससे एक जोड़ा फिलामेंट निकलते हैं जिन्हें कहा जाता है एक्सियल फिलामेंट्स। और ये जो एक्सियल फिलामेंट्स हैं, ये फिर इस एन्युलस के अंदर से होते हुए नीचे तक जा रहे हैं। ठीक है, ये एक्सियल फिलामेंट है जो एन्युलस के होते हुए नीचे तक जा रहे हैं। नेक वाले रीजन में यहाँ पे 9 रॉड्स का एक गट्ठर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जैसे ये एक पेन है ना, ऐसे 9 पेन लूं और उनका एक गट्ठर बना दूं। इस गट्ठर को क्या बोलते हैं हम? बेसल बॉडी। तो ये जो 9 फिलामेंट्स का एक 9 रॉड्स का एक गट्ठर है, इसको हम बेसल बॉडी बोलते हैं। इस गट्ठर से कुछ धागे या फिब्रिल्स नीचे निकले हुए होते हैं, ऐसे ऐसे। और ये धागे या फिब्रिल दरअसल दो दो होते हैं, लेकिन आपस में उलझे हुए होते हैं, ऐसे डबलेट्स कहलाती हैं। तो ये 9 धागे हैं, 9 तो यहाँ पे रॉड्स हैं, ये इस तरह से। कैसे हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, समझ में आई बात? ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन 9 रॉड्स को हम बेसल बॉडी कहते हैं। और इनसे 9 धागे नीचे निकल रहे हैं, और ये जो 9 धागे नीचे निकल रहे हैं, ये 9 के 9 ऐसे निकल रहे हैं नीचे। 1 2 3, इस तरह से 4 5 6 7 8 9, है ना। और ये 9 को 9 धागे फिर इसमें से एन्युलस में से होते हुए नीचे तक जा रहे हैं। इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं 9+2 अरेंजमेंट, सुना है? तो ये जो है ना, ये फ्लैजेला जैसी जो आपको लग रही है, यही स्पर्म की पूंछ हिलाएगी, तभी तो स्पर्म स्विम करेगा। पर इसकी रूट कहाँ है? यहाँ ऊपर बेसल बॉडी में। तो ये एक्सियल फिलामेंट अंदर 2 है और उनके आसपास 9 है। तो अंदर 2 और आसपास 9, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? 9+2। तो यही अरेंजमेंट मिडिल पीस में भी है, 9+2। यही अरेंजमेंट प्रॉक्सिमल टेल में भी है, 9+2। और यही अरेंजमेंट डिस्टल टेल में भी है, 9+2। लेकिन मिडिल पीस में इन 9 रॉड्स के बाहर, सॉरी, इन 9 धागों के बाहर 9 सॉलिड रॉड्स भी हैं यहाँ, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 प्रोटीन रॉड्स। प्रॉक्सिमल टेल में सिर्फ 2 ही प्रोटीन रॉड है, और डिस्टल टेल में कोई प्रोटीन की रॉड
नहीं है। तो अरेंजमेंट हो गया 9+9+2 यहाँ, जबकि यहाँ पे सिर्फ 2+9+2 और यहाँ पे ओनली 9+2। फिर ये पूरा का पूरा फाइब्रस शीथ में बंद होता है एक शीथ में, इसी को हम एक्सोनीमा बोलते हैं। इस पूरे को ये एक्सोनीमा कहलाती है, यही पूंछ को हिलाएगी। ठीक है, इस एक्सोनीमा के बाहर ये जो हिस्सा है, इसमें बहुत थोड़ा सा साइटोप्लाज्म अभी भी बचा हुआ है मिडिल पीस में। इस थोड़े से बचे हुए साइटोप्लाज्म को हम मैंचेट कहते हैं। और इस साइटोप्लाज्म के बाहर माइटोकॉन्ड्रियाज, इस साइटोप्लाज्म में एक्सोनीमा के बाहर वो माइटोकॉन्ड्रिया हैं जो लिपटे हुए हैं असेंडिंग स्पाइरल शीथ की तरह, ऐसे लिपटे हुए हैं, ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे यूं असेंडिंग स्पाइरल, समझते हो? पानी की टंकी के बाहर सीढ़ियां होती है ना, तो ऐसे ये माइटोकॉन्ड्रिया लिपट के एक शीथ बना रहे हैं, जिसको हम माइटोकॉन्ड्रियल या नेबर्नकर्न शीथ बोलते हैं। तो एन्युलस के दो काम है, एक तो रबर बैंड की तरह काम कर रहा है, सारे बाल एक साथ आते हैं रबर बैंड में जैसे, तो एक्सोनीमा को बांध के रखे। दूसरा, मिडिल पीस में पाए जाने वाले माइटोकॉन्ड्रियास को टेल में स्लिप होने से रोक रहा है। तो ये अलग अलग हिस्से हैं। अब देखो, सबसे पहले ऊपर वाला एक्रोसोम वाला हिस्सा देखो, यहां से फूटता है एक्रोसोम, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन फूटती है यहाँ से। एक्रोसोम में एंजाइम है, इन एंजाइम को स्पर्म लाइसिन कहा जाता है, गोल्गी बॉडी से बने एंजाइम। ये स्पर्म लाइसिन एंजाइम का क्या फंक्शन होता है? स्पर्म जब एग से टकराएगा तो एग के ऊपर कुछ एग मेम्ब्रेन्स होती हैं, उनको गलाएगा तभी स्पर्म एग में घुस पाएगा। तो ये एक्रोसोम फूटता है, यहाँ से परफोरेशन यहाँ से होता है, इसे परफोरेटोरियम बोलते हैं इस एरिया को, नहीं पूछेगा कोई। तो इसमें से एक्रोसोम में से एंजाइम निकलते हैं स्पर्म लाइसिन, ये एंजाइम एग मेम्ब्रेन को गलाते हैं ताकि स्पर्म एग में घुस सके। फिर हेड का फंक्शन क्या है? हेड में न्यूक्लियस है, तो हेड का फंक्शन है दैट इट कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन, यही इसका फंक्शन है। अच्छा, मिडिल पीस को हम एनर्जी चेंबर भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो एनर्जी चाहिए स्पर्म को स्विम करने के लिए, वो कौन देगा? मिडिल पीस। और स्विमिंग में हेल्प कौन करेगी? टेल। हेड का फंक्शन है कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन, मिडिल पीस का फंक्शन है अटैक्स एनर्जी चेंबर, और टेल का फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स इन स्विमिंग। तो ये एक जनरल स्पर्मेटोजोआ का स्ट्रक्चर है, जितना आपको जरूरत है उतना, है ना, ये काफी है। तो एक एडल्ट स्पर्मेटोजोआ मैंने यहाँ पे बताया आपको, इसमें अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सर्टोली सेल इनको न्यूट्रिशन देते हैं। जब ये मैच्योर होकर सर्टोली सेल से बाहर आते हैं तो उस प्रोसेस को स्पर्मिएशन कहते हैं। जब ये टेस्टिस से बाहर वासा इफ्रेंशिया में पहुंचते हैं तो उसे सेमिनेशन कहते हैं। जब ये पेनिस से रिलीज होते हैं तो उसको इजैकुलेशन कहते हैं। और अगर फीमेल बॉडी में डिपॉजिट हो रहे हैं तो इसको क्या कहा जाता है? इंसेमिनेशन। मतलब क्या? हाँ, इनटू द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल तो आएंगे। स्पर्मिएशन, रिलीज फ्रॉम सर्टोली सेल को स्पर्मिएशन कहते हैं। सर्टोली सेल से रिलीज होते हैं, उसके बाद सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर आ जाते हैं। कहाँ आया था क्वेश्चन? तुम क्वेश्चन लेके आना क्या था, है ना? क्वेश्चन का एग्जैक्ट लैंग्वेज क्या थी तो ही तो बताऊं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में तो और कोई खास बात बताने की नहीं है। मैं देख लेता हूँ अगर मॉड्यूल में कुछ और है तो। मेरे ख्याल से इतना सफिशिएंट है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए।
तो अब हम बात करते हैं oogenesis की। From the seminiferous to the river. गलत है ना ये, तो गलत है। क्या दिया? ये दिया है ना, हाँ, तू गलत है ना, वही तो दिया आंसर। वन सही है, टू गलत है। हाँ, वन तो सही है ना। सीरीज ऑफ स्पर्म्स, हाँ, तो सर्कुलरी सेल कहाँ होता है? वहां से स्पर्म रिलीज होगा तो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में तो पहुंचेगा। हाँ, नहीं बाद में वहां से बाहर भी निकलेगा, पर ये भी तो सही है। हाँ, ये तो प्रोटीन रॉड्स हैं, जो ग्रीन वाली हैं ये फिब्रिल्स कहलाती हैं, फिब्रिल। और ये अंदर वाले जो दो है ना, ये एक्सियल फिलामेंट कहलाते हैं। तो अब हम oogenesis के बारे में बात करेंगे। तो आपको तो पता है कि oogenesis एक फीमेल में उसके बर्थ से भी पहले स्टार्ट हो जाती है, और मल्टीप्लिकेशन फेज तो वहीं पूरा हो जाता है। बढ़ा दें आगे इसको, हो गया? अरे हो गया क्या? तो oogenesis अगर हम देखें, तो ओवेरी का अगर हम टीएस देखें तो उसमें प्राइमोर्डियल जर्मिनल एपिथेलियम की लेयर, ये आउटर मोस्ट लेयर है। इसमें सेल डिवीजन से जितने ओगोनिया बनने हैं वो 25th वीक ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ तक बन जाएंगे। अब कोई नए ओगोनिया नहीं बनेंगे, क्योंकि यहाँ अंदर ये व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर आ जाएगी। ठीक है, तो जितने ओगोनिया बनने थे वो 25th वीक ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ तक बन गए। दिस इज द मल्टीप्लिकेशन फेज। तो प्राइमोडियल जर्मिनल एपिथेलियम में माइटोटिक सेल डिवीजन से जितने ओगोनिया बनने हैं वो बन जाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। ठीक है, और ये खत्म हो जाता है बाय 25th वीक ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ। अब उसके बाद नए नहीं बनेंगे। तो 25th वीक ऑफ IUL तक ये प्रोसेस पूरी हो जाती है। अभी भी 3 महीने बचे हुए हैं। अगले 3 महीनों में क्या होगा? ऑल दीज उगोनिया विल अंडरगो एनलार्जमेंट, जिसको हमने क्या कहा था? ग्रोथ फेज। तो इसमें थोड़ा सा इस बार एक आध बात और बता रहा हूं। जब ये उगोनिया जो है, ये इनमें एनलार्जमेंट होता है, जिसकी वजह से ये बड़े बड़े होकर प्राइमरी ऊसाइट में बदल जाते हैं। ये 2 स्टेजेस में होता है। तो देखिए ओगोनिया एनलार्ज हो गया है और प्राइमरी ऊसाइट में ये बदला। इसके अंदर कैरियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों ज्यादा हो गए। इस फेज को हमने कहा ग्रोथ फेज। ये भी 9वें महीने आते आते कंप्लीट हो जाता है। अभी तक बर्थ नहीं हुई है। इसमें ना 2 इवेंट्स होते हैं, ये ज्यादा डिटेल में नहीं सुनना है, पर एक बार सुन लो आप। ग्रोथ फेज में ना 2 इवेंट्स होते हैं, प्री विटेलोजेनेसिस और विटेलोजेनेसिस। कभी सुने हैं ये वर्ड? सुने? तो ग्रोथ फेज में 2 इवेंट्स होते हैं। अंडो, अलग अलग किस्म के अंडे आपने देखा होगा दुनिया में, इंसानों के ही नहीं है, जानवरों से छिपकली, चिड़िया, इंसेक्ट। तो बेसिकली oogenesis में 2 फेज होते हैं, वो मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। ग्रोथ फेज में 2 पार्ट्स होते हैं। जो एनलार्जमेंट होता है ना,
ग्रोथ फेज, इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक पहला होता है प्री विटेलोजेनेसिस और दूसरा होता है विटेलोजेनेसिस। दोनों में क्या फर्क है? दुनिया में दो तरह के अंडे हैं, योक वाले अंडे और बिना योक वाले अंडे। योक का काम क्या होता है बोलो? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। तो कौन से अंडे ज्यादा हैं दुनिया में, योक वाले या बिना योक वाले? योक वाले, क्योंकि एम्ब्रियो को योक में से ही तो न्यूट्रिशन मिलेगा। बिना योक वाले अंडे तो सिर्फ मेटाथीरिया और यूथीरिया के होते हैं, जो कि विविपेरस होते हैं, अपने बच्चे को अपने अंदर रखते हैं और प्लेसेंटा से न्यूट्रिशन देते हैं। तो मोस्टली अंडे कैसे होते हैं? योक वाले। और बस थोड़े से हम लोग जो है मेटाथीरिया यूथीरिया, हमारे एग्स कैसे हैं? बिना योक वाले, विविपेरस के, है ना। बाकी ओविपेरस ही है दुनिया में ज्यादातर जानवर, अरे हैं ही नहीं। तो प्री विटेलोजेनेसिस और विटेलोजेनेसिस। नाउ प्री विटेलोजेनेसिस फेज में क्या होता है? प्री विटेलोजेनेसिस फेज में सिंथेसिस ऑफ प्राइमरी एग मेम्ब्रेन होती है। प्राइमरी एग मेम्ब्रेन। और जो विटेलोजेनेसिस फेज होता है उसमें योक का सिंथेसिस होता है। अब प्राइमरी एग मेम्ब्रेन का नाम क्या होगा? वो डिपेंड करता है कि वो योक वाला अंडा है या बिना योक वाला। अगर योक वाला अंडा है तो प्राइमरी एग मेम्ब्रेन का नाम होता है विटेलाइन मेम्ब्रेन, क्योंकि विटेलो मतलब क्या है? योक। और अगर बिना योक वाला अंडा है यानी हम लोग का, तो उसमें प्राइमरी एग मेम्ब्रेन का नाम होता है जोना पेलुसिडा। तो ये दोनों ही प्राइमरी एग मेम्ब्रेन है जो oocyte खुद अपने चारों तरफ सेक्रेट करता है। अगर बिना योक वाला अंडा है तो उसको हम कहते हैं, उस प्राइमरी एग मेम्ब्रेन को जोना पेलुसिडा। अरे केस में क्या होगी? जोना पेलुसिडा। तो ये दोनों कभी एक साथ नहीं होंगी, ये एक ही चीज के दो नाम है। समझ में आ रही बात? अगर बिना योक वाला अंडा है तो उसका नाम क्या होगा? जोना पेलुसिडा। योक वाला है तो विटेलाइन मेम्ब्रेन। तो ये दो फेज होते हैं। अभी क्या होता है प्री विटेलोजेनेसिस फेज में? जो गोल्गी बॉडीज हैं वो एक चिपचिपा सा म्यूकोपॉलीसेकेराइड बाहर निकालती हैं यहाँ से, और वो यहाँ जमा हो जाता है। जैसे फेविक्विक नहीं होता, लिक्विड होता है, फैला तो झिल्ली बन जाती है वैसे, और वो कहलाती है प्राइमरी एग मेम्ब्रेन जोना पेलुसिडा या विटेलाइन मेम्ब्रेन, जो भी है वो। तो वो बनती है यहाँ, मैं ऐसे बना देता हूँ, सपोज ये है वो प्राइमरी एग मेम्ब्रेन। ये प्री विटेलोजेनेसिस फेज है। अब जो विटेलोजेनेसिस फेज है ना, ये हमारे अंडों में नहीं होता है, क्योंकि हमारे अंडों में तो योग ही नहीं है। तो जो विविपेरस एनिमल्स होते हैं उनके ग्रोथ फेज में एक ही इवेंट होता है, कौन सा? प्री विटेलोजेनेसिस। लेकिन ओविपेरस के अंदर दो इवेंट होते हैं, प्री विटेलोजेनेसिस और विटेलोजेनेसिस। योग बनता, अच्छा जिनमें बनता है उनमें बनता कहाँ है योग? ओवेरी में नहीं बनता है, ये बनता है लिवर में, और लिवर से फिर ट्रांसपोर्ट होता है ओवेरी में और आकर एग के अंदर, ऐसा oocyte के अंदर जमा हो जाता है। अब जैसे ये oocyte है, इसमें एक तरफ आके योग जमा हो गया, एक तरफ आके, जिस तरफ oocyte में योग आके जमा हो जाता है ना, अर्थ देखिए आपने, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इक्वेटर, तो जिस तरफ जमा हो जाता है उसे कहा जाता है वेजिटल पोल। और उसके 180 डिग्री पर जो पोल होता है उसे कहा जाता है एनिमल पोल। और उनके बीच में से जो लाइन निकल रही है ये इक्वेटर कहलाती है। तो योग वाले अंडों में तो एग की पोलैरिटी यही डिसाइड हो जाती है, जिस तरफ से योग जमा हो गया आके वो वेजिटल पोल है और उसके 180 डिग्री पर एनिमल पोल है। लेकिन बिना योग वाले जैसे अंडे, जैसे हम लोग के जो अंडे हैं, उसमें अभी एग की पोलैरिटी डिसाइड नहीं हुई। और स्पर्म एग में हमेशा कहां से घुसता है? इधर से तो घुस ही नहीं सकता, कहां से घुसता है? एनिमल पोल से, याद रखना। तो बिना योग वाले अंडों में तो ऐसे होता है। अब योग वाले अंडों में, अब हम लोग के अंडे बिना योग वाले अंडे हैं, उनमें तो एग के अंदर वो है ही नहीं कुछ योग, तो पोलैरिटी डिसाइड हुई नहीं। पोलैरिटी कब डिसाइड होगी? जब स्पर्म घुसेगा। जहां से भी स्पर्म अंदर घुस जाएगा वो एनिमल पोल है, और उसके 180 डिग्री वाला क्या कहलाएगा? वेजिटल पोल। जहां से वो घुस गया, संस्कृत में कहते हैं ना, महाजनो येन गता स पंथा। सुना नहीं सुना आपने? जहां जहां से भी महाजन गुजर गए, महान लोग, वही पंथ है या मार्ग है। तो जहां से स्पर्म गया वही एनिमल पूल है। अब वही एम्ब्रियो की पोलैरिटी डिसाइड कर देगा, और वहीं से किस तरफ क्या है ना, वो सब डिसाइड हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे स्पर्म की एंट्री कहाँ से होगी वो डिसाइड करेगा। तो ये कुछ बातें हैं जो आगे काम आएंगी, मैंने अभी बता दिया आपको, इसको भी मैं मिटा देता हूँ। वापस आ रहे हैं हम
और हम बात कर रहे हैं ग्रोथ फेज की। हो गया, ग्रोथ फेज में और कोई बताने की बात नहीं है। तो ग्रोथ फेज में ओगोनिया एनलार्ज होकर प्राइमरी oocyte में बदल जाते हैं। अब तीसरा फेज कौन सा होता है बोलो? मैच्योरेशन फेज। इसके दौरान कौन सी प्रोसेस होती है? मियोटिक सेल डिवीजन। पहले क्या होता है? मियोसिस वन, जो कि कैसा होता है? रिडक्शनल। ये मैंने आपको पढ़ा दिया है, जल्दी से अब इसे रीजन बताऊंगा मैं इस बार इसके, क्यों चीज, कैसी चीज क्यों होती है। तो मियोसिस वन रिडक्शनल होता है, 2n का क्या हो जाता है? n। कैरियोकाइनेसिस तो इक्वल होती है, लेकिन साइटोकाइनेसिस अनइक्वल होती है। सारा का सारा साइटोप्लाज्म एक डॉटर सेल को मिल जाता है और दूसरी को कुछ नहीं मिलता, वो नष्ट हो जाती है वन के फर्स्ट पोलर बॉडी। और इसमें शुरू होता है मियोसिस टू। बीच में क्या होता क्या है कि ये मियोसिस वन अपने प्रोफेस में अटक जाता है, आपको याद होगा। और अटका रहता है कब? बर्थ से लेके और प्यूबर्टी तक यही अटका रहता है। प्यूबर्टी आने के बाद आगे बढ़ता है ये, है ना। उसके बाद मियोसिस टू होता है। मियोसिस टू इक्वेशनल होता है, इस बार एन का एन ही रहेगा। कैरियोकाइनेसिस तो फिर इक्वल होगी, लेकिन साइटोकाइनेसिस फिर अनइक्वल होगी। सारा साइटोप्लाज्म एक डॉटर सेल को मिलेगा, दूसरी मर जाएगी बनकर सेकेंड पोलर बॉडी। और वो प्राइमरी oocyte था, ये एक सेकेंडरी oocyte है। और ये क्या है बोलो? ये ओवम है। ऐसे ही पढ़ाया था ना मैंने। लेकिन ये सेकेंडरी oocyte ओवम में तब बदलेगा जब स्पर्म आके इससे टकराया, नहीं तो ये मियोसिस टू के मेटाफेज में ही अटका रहेगा, याद है आपको। और ऐसे ही ये डिजनरेट हो जाएगा। और ये कहां अटका था? मियोसिस वन के प्रोफेस में। तो अगर स्पर्म आ गया और इससे टकरा गया तो ओव्यूलेशन तो ऐसे ही होता है। कैसे? मियोसिस टू के मेटाफेज में अटके हुए सेकेंडरी oocyte का। लेकिन अगर स्पर्म आया और इससे टकराया तो ये सेल डिवीजन आगे बढ़ेगा और सेकेंडरी oocyte किस में बदल जाएगा? ओवम में। यही पढ़ाया था। अब इसके रीजंस बता रहा हूं। और इसीलिए सबसे लंबा फेज है मैच्योरेशन फेज। क्यों? क्योंकि बहुत 12-13 साल तो यही अटका हुआ है, देखो आप, है ना। तो ये कहलाता है मैच्योरेशन फेज, जो लॉन्गेस्ट फेज है। अब मैं इसके रीजंस बताने जा रहा हूं। पहला, आपने 3-4 सवाल है, सब पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। पहला सवाल तो ये था कि सर ये ना, ये अटक गया यहाँ सेल डिवीजन, यहाँ फिर अटक गया, तो ये अटक अटक के क्यों हो रहा है? ये मियोसिस वन के प्रोफेस में क्यों अटका और ये वापस से क्यों अटका ओव्यूलेशन के समय? दूसरा सवाल, सर कैरियोकाइनेसिस इक्वल क्यों हुआ? तीसरा सवाल, सर साइटोकाइनेसिस अनइक्वल क्यों हुआ? चौथा सवाल, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पोलर बॉडीज? पोलर बॉडी क्यों बनी? अभी तो 5 मिनट है ना, तो सवालों के जवाब फटाफट सुनते जाओ। पहला सवाल का जवाब जानने के लिए हमें यह जानना पड़ेगा कि आखिर ग्रोथ फेज ही क्यों होता है। देखिए क्या होता है, जाइगोट जब एम्ब्रियो में बदलता है तो शुरुआत में नया साइटोप्लाज्म सिंथेसाइज नहीं होता है। जो एग होता है ना, उसमें स्पर्म एंटर कर जाता है और ये फर्टिलाइज्ड एग ही जाइगोट कहलाता है। यानी एग के पास जितना भी साइटोप्लाज्म है वही है, बस स्पर्म तो बिना साइटोप्लाज्म के आ रहा है ऑलमोस्ट, क्योंकि उसको तैर के आना है ना। और वही जो जाइगोट है, जाइगोट मतलब फर्टिलाइज्ड एग, तो फर्टिलाइज एग के पास जो साइटोप्लाज्म है वही साइटोप्लाज्म बाद में डॉटर सेल्स में बटेगा और यूनिसेलुलर जाइगोट मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो में बदलेगा। एम्ब्रियो की जो डॉटर सेल्स होती हैं उन्हें ब्लास्टोमियर्स कहा जाता है ना। और इस प्रोसेस को हम क्लीवेज कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जनरेशन में जनरेशन ब्लास्टोमियरों का साइज छोटा होता चला जाता है, क्योंकि नया साइटोप्लाज्म सिंथेसाइज नहीं हो रहा है। क्योंकि एग सेल जो होता है वो बहुत बड़ा है नॉर्मल बॉडी सेल से, इसलिए क्लीवेजेस होते हैं। लेकिन हमें खूब सारा साइटोप्लाज्म चाहिए शुरू में, तभी तो यूनिसेलुलर जाइगोट मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो में बदलेगा। और साइटोप्लाज्म स्पर्म तो लेके ही नहीं आ रहा, जाइगोट बनाना है, स्पर्म मेल है और ओवम फीमेल है। और स्पर्म ने मना कर दिया, मैं तो कोई साइटोप्लाज्म लेके नहीं आऊंगा। तो साइटो तो चल के आने की जिम्मेदारी किसकी है? बारात लेके चल के कौन आएगा? मेल गैमीट। एक जगह बैठ के उसका इंतजार करेगी फीमेल गैमीट। लेकिन जब फीमेल गैमीट एक जगह बैठ के उसका इंतजार करेगी तो खूब सारा साइटोप्लाज्म बनाएगी। ये उसका काम है फीमेल का, ताकि बाद में इनकी जो डॉटर सेल पैदा हो उन्हें बांटा जा सके। तो चल के आने की जिम्मेदारी मेल गैमीट की, एक जगह बैठ के इंतजार फीमेल गैमीट करेगी, लेकिन उस दौरान वो खूब सारा साइटोप्लाज्म बनाएगी, क्योंकि वही साइटोप्लाज्म बाद में डॉटर सेल्स में बटेगा, है ना। तो इसलिए होता है ग्रोथ फेज। समझ में आई बात? ये क्यों इनलार्ज हुआ समझ में आया आपको? क्योंकि इसको बहुत सारा साइटोप्लाज्म चाहिए। अब एक चीज और क्या होता है, लेकिन पूरी ताकत से ग्रोथ फेज करने के बावजूद ये जो प्राइमरी oocyte है ना,
ये मुश्किल से उतना साइटोप्लाज्म इकट्ठा कर पाया है जितना एक फर्टिलाइज्ड एग यानी कि जाइगोट जो कि यूनिसेलुलर है उसको उसमें क्लीवेज स्टार्ट करे और उसे मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो में बदले। अगर इस साइटोप्लाज्म के वॉल्यूम में थोड़ी भी कमी हुई तो ये उस क्रिटिकल वॉल्यूम से नीचे आ जाएगा जो क्लीवेज स्टार्ट करने के लिए जरूरी है। ये वैसा ही है जैसा एटम बम, न्यूक्लियर बम, क्रिटिकल मास से ज्यादा होगा तो अनकंट्रोल चेन रिएक्शन होगा, क्रिटिकल मास से कम हुआ कुछ नहीं होगा। कंप्लान के डब्बे में रेडियो एक्टिव मटेरियल भर दो पार्टीशन डाल के, पार्टीशन में अगरबत्ती लगा दो, अगरबत्ती जलेगी, पार्टीशन टूटेगा। बॉम्ब नहीं सुना कभी? एटम बम आप घर में बना सकते हो अगर आपके पास रेडियो एक्टिव मटेरियल है तो इसी तरह से क्रिटिकल मास को सेपरेट कर दिया ना अपन ने, तो यहाँ पे भी पूरी ताकत से एनलार्ज होने के बाद प्राइमरी oocyte मुश्किल से उतना साइटोप्लाज्म इकट्ठा कर पाया है जो क्लीवेज स्टार्ट करने के लिए जरूरी है, वो है क्रिटिकल वॉल्यूम। अब अगर सोचो साइटोकाइनेसिस अगर इक्वल कर दें, देखो कैरियोकाइनेसिस इक्वल क्यों हुई? क्योंकि हम चाहते हैं फीमेल गैमेट कैसा बने? हैप्लॉइड। क्योंकि अगर हमने कैरियोकाइनेसिस इक्वल नहीं करी तो ये तो डिप्लॉइड या टेट्राप्लॉइड हो जाएगा, और फिर स्पर्म इसमें फ्यूज होगा तो पेंटाप्लॉइड हो जाएगा या ट्रिप्लॉइड हो जाएगा। एनिमेलिया में पॉलीप्लॉइडी सर्वाइव नहीं करती, तो हमें फीमेल गैमेट को हैप्लॉइड बनाना है, इसलिए हमने कैरियोकाइनेसिस तो क्या करी थी? इक्वल करी थी, टू कीप द फीमेल गैमेट हैप्लॉइड। लेकिन साइटोकाइनेसिस अनइक्वल क्यों करी? क्योंकि अगर हम साइटोकाइनेसिस पे इक्वल कर देते तो एंड में एक प्राइमरी oocyte से एक ओवम नहीं 4 ओवम बनते, नहीं बनते जैसे 4 स्पर्म बने थे वहां, लेकिन चारों ओवमों के पास इस ओवम के कंपैरिजन में 1/4 साइटोप्लाज्म होता, चारों में बराबर बढ़ जाता ना। तो स्पर्म तो करोड़ों है, 4 स्पर्म 4 ओवम फ्यूज करके 4 जाइगोट भी बना लेते, लेकिन चारों जाइगोट स्टेज में डिजेनरेट हो जाते क्योंकि उनमें क्लीवेज स्टार्ट नहीं हो पाता, क्योंकि उनके अंदर साइटोप्लाज्म कम हो गया है क्रिटिकल वॉल्यूम से। समझ में आई बात? तो क्लीवेज नहीं स्टार्ट होता, जाइगोट एम्ब्रियो में नहीं बदलता। तो हमने एक डॉटर सेल की बलि चढ़ा दी, सेक्रीफाइस कर दिया, सारा साइटोप्लाज्म यस का इसको दे दिया, इसका इसको दे दिया, सो दैट टोटल वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म इज कंजर्व्ड और वो क्रिटिकल वॉल्यूम से नीचे ना आए। तो इन ऑर्डर टू कीप द वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म कंजर्व्ड वी सैक्रिफाइस वन डॉटर सेल। ये बात समझ में आ रही है? तो इसलिए साइटोकाइनेसिस अनइक्वल हुआ। तो फिर से सुनिए, ग्रोथ फेज क्यों हुआ समझ में आया आपको? क्योंकि यूनिसेलुलर जाइगोट को मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो में बदलना है तो उसके लिए खूब सारा साइटोप्लाज्म चाहिए। कैरियोकाइनेसिस इक्वल क्यों हुआ? बिकॉज वी वांट टू कीप द फीमेल गैमीट हैप्लॉइड। साइटोकाइनेसिस अनइक्वल क्यों हुआ? टू कंजर्व द वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म so that after fertilization the fertilized egg can start cleavage and convert itself into an multicellular embryo। बात समझ में आई? इसलिए ये अनइक्वल हुआ। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पोलर बॉडीज? अरे कैरियोकाइनेसिस इक्वल करोगे और साइटोकाइनेसिस अनइक्वल करोगे तो पोलर बॉडी तो बनेगी ही, और बनने के बाद नष्ट हो जाएगी, और जब वो नष्ट हो जाएगी तो जो एक सेट ऑफ क्रोमोसोम उसमें था वो भी नष्ट हो जाएगा। हमें एक सेट ऑफ क्रोमोसोम से पीछा छुड़ाना है कि नहीं छुड़ाना है? टू गेट रिड ऑफ वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। बात समझ में आई? ये पोलर बॉडीज आर फॉर्म्ड एंड दे आर डिजेनरेटेड। फाइनली ये अटका क्यों यहाँ बर्थ और प्यूबर्टी के बीच में? प्रोफेज के बाद क्या आता है बोलो? मेटाफेज क्यों आता है, एनाफेज क्यों नहीं आता? कौन है जो एक सीक्वेंस में चलाता है चीजों को? लेप्टोटीन के बाद जाइगोटीन क्यों आता है, पैकेटीन क्यों नहीं आता, डिप्लोटीन क्यों नहीं आता? सेल कुछ काइनिन प्रोटीन्स होते हैं, फैक्टर्स। तो क्या होता है कि प्रोफेज प्रमोटिंग फैक्टर इसमें प्रोफेज कराता है और लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन तक होता है, लेकिन डायकाइनेसिस में अटक जाता है क्योंकि प्रोफेज प्रमोटिंग फैक्टर को तोड़कर उसे मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर में कन्वर्ट करने के लिए जो कैची एंजाइम चाहिए वो नहीं बन रहा है। इसलिए ये कहां अटका हुआ है? प्राइमरी oocyte मियोसिस 1 के प्रोफेज में, और ऐसे ही बर्थ हो जाती है। बर्थ के बाद जब एफएसएच आता है पिट्यूटरी से, याद करो, बर्थ के बाद भी कब? प्यूबर्टी के बाद, सॉरी। जब हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी पे जीनास गिरता है, पिट्यूटरी से क्या निकलता है? एफएसएच। एफएसएच जब ओवेरी पे गिरता है तो एफएसएच के इन्फ्लुएंस में प्रोफेज प्रमोटिंग फैक्टर टूटता है। किसमें टूटता है? मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर में। फिर वो आगे चलता चला जाता है, मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर टूटता है, प्रोफेज प्रमोटिंग फैक्टर मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर में बदलता है तो मेटाफेज होता है। मेटाफेज होने की वजह से कैरियोप्लाज्म में जो चेंज आते हैं उससे एमपीएफ टूट जाता है और किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एपीसी में, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स में। और उसकी वजह से जो चेंज आता है उसकी वजह से एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स टूटता है और किसमें बदलता है? टेलोफेज प्रमोटिंग फैक्टर में। और उसकी वजह से जो चेंज आता है कैरियोप्लाज्म में, उसकी वजह से फिर उसके बाद है ना कैरियोकाइनेसिस प्रमोटिंग फैक्टर बनता है। तो ये डिवाइड होता है न्यूक्लियस, और उसकी वजह से जो चेंज आता है उसमें से एक फैक्टर बाहर निकल के जाता है और बाहर एक इनएक्टिव फैक्टर होता है साइटोप्लाज्मिक
साइटोकाइनेसिस प्रमोटिंग फैक्टर, उसको एक्टिव कर देता है वो, और उसकी वजह से फिर साइटोकाइनेसिस होती है। ऐसा आप सेल बायोलॉजी में पढ़ेंगे, मुझे नहीं पढ़ाना है। तो होता क्या है कि प्रोफेज प्रमोटिंग फैक्टर मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर में नहीं बदल रहा है, तो वो प्रोफेज में ही अटका हुआ है मियोसिस में, है ना। अब बाद में क्या होता है कि एफएसएस आता है, टकराता है, तो फिर उसके बाद वो साइकिल चलती चली जाती है। प्रोफेज के बाद मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, कैरियोकाइनेसिस भी होती है और साइटोकाइनेसिस भी होती है, लेकिन साइटोकाइनेसिस निकल होती है। फिर मियोसिस 2 शुरू होता है, फिर प्रोफेज होता है, फिर प्रोफेज के बाद क्या होता है, मेटाफेज। तो एमपीएफ 2 यानी कि मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर, इसमें मेटाफेज तो कराता है, लेकिन अब उसको काट के एपीसी 2 में बदलना है, यानी सेकंड एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स में बदलना। उसके लिए जो कैची एंजाइम चाहिए वो नहीं बन रहा है, और ये एमपीएफ 2 में अटका हुआ है, यहाँ सेकेंडरी साइड एमपीएफ 2 में। एमपीएफ 2 की एक खासियत है कि अगर इसको अगले 48 घंटों में एपीसी 2 में काट के नहीं बदलाना, तो ये अपने को रीअरेंज कर लेगा सुसाइडल कॉम्प्लेक्स में, और इसके अंदर ऑर्डर इशू हो जाएंगे फॉर डिजनरेशन, जनरेट हो जाएगा। लेकिन अगर स्पर्म आके ऐसे अगले 48 घंटे में टकरा गया, तो उसकी वजह से इंडक्शन मिलता है, अंदर H+ आयन रिलीज होते हैं, और एमपीएफ 2 टूट जाता है, और किसमें बदल जाता है, एपीसी 2 में। समझ में आ रही है बात। तो अटका हुआ सेल डिवीजन आगे बढ़ेगा, फिर एनाफेज, टीलोफेज, फिर वो पूरी प्रोसेस हो जाएगी। तो इसलिए ये सेल डिवीजन अटक अटक के चलता है। समझ में आ रही है बात। तो मैंने 4-5 सवालों के जवाब दे दिए हैं कि ये क्यों कैरियोकाइनेसिस अनइक्वल है, साइटोकाइनेसिस इक्वल है। यहीं से हम अगली क्लास में आगे पिक करेंगे वो जेनेसिस को, टाइप ऑफ एग्स वगैरह पढ़ेंगे इसमें। ठीक है।